माँ का लाडला। अरे बबलू बेटा, बड़ी ही मुश्किल से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है। तू जानता है, एक बार घर में दूध सिर्फ 1 गिलास ही बचा था। फिर माँ, फिर क्या हुआ? बेटा, चाय पीने का मन था, लेकिन मैंने ना पूरा ग्लास का दूध तुझे पिला दिया। बेटा, खुद 2 साड़ी में पूरा जीवन काट दिया, लेकिन तुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनाए। हाँ माँ, लेकिन तेरे पास तो कई साड़ियां हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो तू सव्यसाची की साड़ी लेकर आई है ना? अरे डुप्लीकेट है बेटा, डुप्लीकेट, केवल 80,000 की। मैं दुखारी औरत कहाँ ओरिजिनल सव्यसाची पहन सकती हूँ। बबलू इमोशनल होकर, हाँ माँ, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए बड़े समझौते किए हैं। मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर बबलू वहां से चला जाता है। वहीं पास के गांव में रश्मि रहा करती थी। रश्मि एक बहुत ही व्यवहार कुशल लड़की थी। ये देख माँ, मैंने ये चादर सिली है और इसमें कढ़ाई की है। ये मैं अपने होने वाली सास के कमरे में बिछाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर। माँ, मेरी शादी जिस भी घर में होगी ना, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। तभी रश्मि का भाई वहां आ जाता है। हाँ, और वहां रहने वालों को स्वर्गवासी। अरे चुप रह, सारा दिन काम काम काम। तुझे फिक्र भी है, तेरी बहन बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का भी देख। अरे वही तो बताने आया हूँ माँ। भाई बबलू की बात माँ से करता है और फिर रश्मि की शादी बबलू से हो जाती है। रश्मि शादी के बाद, माँ जी, मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ, सारा दिन आप थक जाती होंगी ना। ये बोलकर वो सास के पैर में तेल लगाती है। रश्मि सास का कमरा सजाती, उनके कपड़े ठीक करती और हमेशा हर जगह उनके साथ जाती। लेकिन सास तो सास है। एक दिन रश्मि की माँ उसके ससुराल आती है। अरे रश्मि बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं तो मिलने आ गई। अरे माँ, आप बताया नहीं कि आप आने वाली हो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती। तभी वहां रश्मि की सास आ जाती है। अरे बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता रश्मि बहू। वो तो बहुत पुरानी बात है माँ जी। माँ तो इतनी दूर से आई हैं, कुछ खाएंगी नहीं तो कैसे होगा? अरे नहीं नहीं रश्मि, कोई बात नहीं, बस तुझसे मिलने और तुझे देखने का मन था, सो चली आई। अच्छा, अब चलती हूँ। रश्मि को सास की बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन, अरे बबलू, तेरी सास आई थी कल, बेटी के घर आई और वो भी खाली हाथ। मैंने तो खड़े पैर ही वापस करवा दिया। ठीक किया माँ, आप जो कहेंगी करेंगी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रात में रश्मि बबलू के कमरे में आने का इंतजार करती है। आज तो मैं इनसे पूछ कर ही रहूंगी, ये क्या तरीका होता है? मेरी माँ इतनी दूर से आई और बिना कुछ खाए पिए चली गई। बबलू की माँ बबलू को कमरे के बाहर ही रोक लेती है। अरे बबलू बेटा, जरा पैर तो दबा दे। माँ, मैं थक गया हूँ, रात काफी है, कल दोपहर में रश्मि दबा देगी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो रात हो गई। जब तू छोटा था पूरी रात जगाता था, तब मैं सारी सारी रात तुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। हाँ माँ, ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। और फिर वो माँ के पास जाता है और उसके पैर दबाने लगता है। पैर दबाते दबाते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं माँ के पास सो जाता है। सुबह वो अपने कमरे में जाता है तो रश्मि उससे कहती है, कल आप कमरे में नहीं आए, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, करते रहो बात, लेकिन याद है ना आज मेरा ऑफिस भी है। देखिए, कल मेरी माँ आई और... हाँ हाँ रश्मि, छोटी सी बात का बवाल मत मचाओ। तुम्हारी माँ खाली हाथ ही आ गई, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। रश्मि समझ जाती है कि बबलू को उसकी माँ ने अच्छे से कान भरे हैं। वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ठान लेती है कि वो सासू माँ को सुधार कर ही रहेगी। तो फिर में सास कहती है, अरे खाना खाने का वक्त हो गया है रश्मि, कहाँ हो तुम? माँ जी, हमारे घर में रिवाज है कि जिस दिन ससुराल से बहू की माँ बिना खाए जाए, उसके अगले पूरे 1 हफ्ते ना खाना बनाता है ना कोई खाता है। ये बोलकर रश्मि वहां से चली जाती है। सास किसी तरह खाना बनाकर खाती है। अगले दिन, अरे रश्मि, मेरे पैर में दर्द है, जरा तेल तो लगा दे। अरे माँ जी, मेरे खुद के हाथ में दर्द है, मैं कैसे तेल लगा सकती हूँ, खुद ही परेशान हूँ। ये बोलकर वो फिर वहां से चली जाती है। सास परेशान होकर अपनी बेटी को बुलाती है कि वो रश्मि से बात करे। अगले दिन ननद कहती है, अरे भाभी, माँ की चाय का वक्त हो गया है,
क्यों कोई उन्हें चाय नहीं देगा क्या? अरे आप ही दे दीजिए ना ननद जी, मैंने तो रोका नहीं कि किचन में ना जाए। ननद जाकर सारी बात बबलू को बताती है। अरे रश्मि, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गई कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूली मैं, लेकिन जहाँ मैं बेटी बनकर रह रही हूँ, हर किसी का ख्याल रख रही हूँ, वहीं मैं अपनी माँ की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ माँ, भाभी तो सही कह रही है। इज्जत लेने के लिए सबकी इज्जत भी करनी जरूरी है। अगर मेरे ससुराल से मैं तुम्हें ऐसे भगा देती तो। अब समझ गई। माफ कर दो मुझे। रश्मि ने बहुत अच्छे से घर को चलाया, अपना समझ कर रही, और इतना ही नहीं, बबलू से ज्यादा ख्याल भी रखा। लेकिन मेरा भी फर्ज था कि मैं उसकी भावनाओं को समझती। मुझे माफ कर दे बहू। कौशल्या के 2 बेटे थे, राम और श्याम। कौशल्या के पति का अच्छा बिजनेस था और वो भी एक अच्छी गृहस्थ महिला थी। बेटे बड़े हुए और पिता के साथ बिजनेस करने लगे। लेकिन एक दिन, पिताजी, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को भी ले जा साथ। रहने दे पिताजी, नई शादी हुई है, थोड़ा घूम फिर ले, फिर तो काम ही करना है ना। और क्या, राम ठीक ही तो कह रहा है। अब दोनों बेटों की शादी हो गई है, आप चिंता ना करें, दोनों समझदार हैं। कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन श्याम और उसकी बीवी, माँ, पिताजी, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम अलग रहेंगे। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बड़ी मेहनत से मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है, जीते जी तो मैं इसका बंटवारा बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं करूंगा? ये कैसी बात होती है पिताजी? क्या सारा जीवन में जॉइंट फैमिली में रहूंगी? अरे पर बेटा, हमारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, न किसी चीज की पाबंदी है, फिर क्यों अलग होना चाहती हो? एक साथ जीवन कितना अच्छा लगता है। हर कोई हर किसी के लिए, हर किसी के साथ खड़ा होता है। अरे बाप प्लीज, ये सब बातें करके वक्त जाया न करो। पिताजी, आप नहीं देंगे तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। तभी वहां राम आ जाता है। पिताजी, कोई बात नहीं, आप इसे इसका हिस्सा दे दीजिए। हमारे घर की बात बाहर जाए, ये ठीक नहीं। और हाँ, मुझे पिताजी के कपड़े वाला कारोबार चाहिए, जिसमें मुनाफा ज्यादा है। लेकिन एक वही तो कारोबार है जिससे हमारा घर अच्छे से चल रहा है, बाकी तो हम अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं बेटा। देखिए पिताजी, वो कुछ मैं नहीं जानता। घर चले या नहीं, मुझे बस चाहिए मतलब चाहिए। हाँ। सब श्याम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये लेकर तुम इस घर में दोबारा कदम नहीं रखोगे। हाँ, तो रहना भी कौन चाहता है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं कैसे शाम के बिना रहूंगी? ठीक है माँ, चलो हमारे साथ रहना। लेकिन बेटा, मैं परिवार के बिना भी नहीं रह सकती। अरे यार, मैं श्याम के बिना नहीं रह सकती, मैं परिवार के बिना नहीं रह सकती, तो हम क्या करें? तभी वहां राम की बीवी आ जाती है। देखो, तुम माँ को समझने की कोशिश करो। सारा जीवन उन्होंने परिवार के साथ निकाला है। यूं घर टूटना किसी को अच्छा नहीं लगता। परिवार साथ रहने का नाम होता है। ओह, ये ज्ञान की गंगा किसी और दिन बहाना, टाइम लेकर आऊंगी मैं। फिलहाल तो हमें जाना है, चलो ना श्याम। दोनों घर से अलग हो जाते हैं। राम और उसके पिताजी एक नया कारोबार नए तरीके से शुरू करते हैं। राम, ये फूड बिजनेस इतने फायदे का सौदा होगा मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। पिताजी, ये आपकी कड़ी मेहनत और सही नीति के कारण संभव हुआ है। घर के सारे एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी आज श्याम की बहुत याद आ रही है। क्या तुम में से कोई मुझे उससे मिलवाने ले चलेगा? कोई जरूरत नहीं है। कौशल्या रोने लगती है कि राम बोल पड़ता है। माँ, रो मत, मैं आपको कल उसके घर ले चलूंगा। अगली शाम दोनों श्याम के घर जाते हैं, जहां श्याम की बीवी साड़ी नहीं बल्कि स्कर्ट पहनी होती है। साथ में उसका भाई और माँ भी होते हैं। अरे आप लोग आइए,
मेरी माँ और भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। अब श्याम कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। श्याम को देखने के लिए आंखें तरस रही है। अरे माँ जी, वो ना आज थके हैं तो सो गए हैं। अरे ये तुम्हारे भाई के हाथ में हमारे बिजनेस की फाइल क्यों है? क्यों है मतलब? परिवार का है, काम तो संभाल रहे हैं। कौशल्या सीधे श्याम के कमरे में जाती है। पर ये क्या, हट्टा कट्टा मोटा श्याम, उसकी हालत तो खस्ता सी थी। कौशल्या श्याम को पकड़ लेती है। अरे बेटा क्या हुआ? ये हालत क्या बना रखी है? श्याम सामने खड़े राम के गले लग जाता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं परिवार की किस्मत नहीं समझ पाया और आपके खिलाफ हो गया। अरे पर हुआ क्या है? तब पीछे से श्याम की बीवी आ जाती है। होना क्या है और होगा क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलिए ड्राइंग रूम में, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, फिर फुटो यहाँ से। श्याम उन लोगों को बताने ही वाला होता है, लेकिन उसकी बीवी और भाई के आ जाने के कारण वो कुछ नहीं बता पाता। जब राम और कौशल्या वहां से जाने वाले होते हैं तो श्याम बोल पड़ता है। माँ भैया रुक जाओ ना थोड़ी देर। तभी उसकी बीवी आ जाती है। हाँ हाँ रुके तो थे, अब उन लोगों को अपने घर भी तो जाना है ना, क्यों माँ? दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में माँ और राम दोनों के ही दिमाग में श्याम की बेचारे वाली तस्वीर घूम रही होती है। राम क्या हाल है श्याम का? मजे कर रहा होगा जिसके लिए वो अलग हुआ है। नहीं पापा, श्याम की हालत काफी खराब है। ये बोलकर वो सारा किस्सा पिता के सामने रख देता है। ये डर मुझे था, इसलिए मैंने श्याम को अलग तो कर दिया था, लेकिन भविष्य के लिए एक डोर अपने ही हाथ में रखी थी। कैसी डोर पिताजी? वो तुम्हें कुछ ही दिनों में समझ आ जाएगी। एक दिन एक वकील उन लोगों के पास आता है। नमस्ते सर, आपको जो डर था वही हुआ। श्याम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बीवी के नाम कर दिया है। तभी वहाँ श्याम रोते हुए आता है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी ने धोखे से मेरे साइन करवा लिए हैं। अब मैं कहीं का नहीं रहा। सारी प्रॉपर्टी लेने के बाद उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अकल आ गई, यही बहुत है। लेकिन आपका मेहनत से बनाया कारोबार मेरे कारण चला गया। मैंने कोई कच्ची गोली नहीं खेली है बेटा। तभी वकील बोल पड़ता है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपके पिता और भाई के साइन के बिना आप किसी को नहीं दे सकते। इसी शर्त में आपको वो कारोबार दिया गया था। अरे वाह पिताजी, आप ग्रेट हो। वैसे भी इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ कारोबार मैं ऐसे ही किसी को थोड़ी ना दे सकता था। और बेटा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, श्याम कहते हैं। माँ का श्राद्ध। अमित और सुमित की माँ का श्राद्ध करना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। श्राद्ध की पूजा के एक दिन पहले सुमित और अमित अपने बच्चों के साथ बाजार गए थे। नानू बेटा, अपनी चॉकलेट शानू के साथ शेयर करो। मैं अपनी चॉकलेट शानू को क्यों दूं? अरे क्यों बेटा, वो आपके अंकल का बेटा है। नहीं दूंगा। दे दो बेटा, वो तुम्हारा भाई है, चलो दो। मैं क्यों दूं? तुम अच्छे काम करते हो ना बेटा? हाँ, हमेशा करता हूँ। तो फिर दे दो। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है, और तुम ऐसा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पापा को हैप्पी हैप्पी करोगे ना बेटा? अरे वाह, अच्छी बात होती है तो जरूर करूँगा। आपको हैप्पी भी करूँगा। नानू अपने पापा की बात मान के सुमित को चॉकलेट दे देता है। थैंक यू नानू। अरे खा लो, शेयर करना अच्छी बात होती है। मैं पापा को हैप्पी भी कर दूंगा। नानू बड़े भाई अमित का बेटा था और शानू छोटे भाई सुमित का बेटा। अमित और सुमित हमेशा ऐसी बातें करते जिससे दोनों बच्चे कोई अच्छी बात सीख सके। श्राद्ध की पूजा का सारा सामान ले लिया गया था। खाने पीने में लगने वाली चीजें, पूजा हवन में लगने वाली सामग्री और घर की साज सज्जा का सामान भी। अगले दिन बहुत अच्छे से पूजा हुई,
मेहमान आए। सबने अमित और सुमित की माँ के श्राद्ध में उनकी माँ और परिवार के लिए प्रार्थना की। चलो बढ़िया रहा सब, ऊपर से माँ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, सब कुछ बिना विघ्न के हुआ। माँ जहाँ भी होंगी वहाँ बड़े आराम से होंगी। पूजा सफल होने से सब खुश थे, लेकिन शाम तक घर का माहौल बदल चुका था। नानू और शानू खेल रहे थे, तब उन्हें दूसरे कमरे से अपने अपने पापा की आवाज आती है। तू छोटा है, छोटा रह के बात किया कर। तो भैया आप बड़े हो, थोड़े बड़े भाई जैसा बर्ताव भी तो किया करो। तुझे तो मेरे सामने बोलना भी नहीं चाहिए। तुझ में मर्यादा भी नहीं रही अपने छोटे होने की और मेरे बड़े होने की। बड़ा होने से आदर नहीं मिलता भैया, बड़े काम करने से मिलता है। मैं कोई छोटे टुचक के काम करता हूँ क्या? 2 नंबर का काम करता हूँ जो मुझे ऐसा कह रहा है तू? भैया माँ का श्राद्ध है, पूजा होने वाली है घर में। आज तो अपने बड़े होने की हेकड़ी अपने पास रखो। वही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, माँ के श्राद्ध की पूजा है, आज तो अपनी जुबान काबू में रख ले। दरअसल दोनों भाइयों में इस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि माँ के श्राद्ध की पूजा में किसका कितना खर्च हो रहा है। हिसाब में गड़बड़ थी, जिस पर दोनों भाई लड़ पड़े थे। दोनों को ही लगता था कि दोनों में से किसी एक भाई ने हिसाब में बेईमानी की है और पैसा खा लिया है। मैंने गेहूं, आटा चक्की, घी और मसालों में पैसे दिए थे। मैंने खाने के तेल, डिस्पोजेबल बर्तन, गैस की टंकी, बैठक व्यवस्था का सामान जुटाया था भैया। मैंने सब्जी, सलाद, फल और नाश्ते में पोहे, जलेबी की व्यवस्था की थी। मैंने चाय पत्ती, दूध, शक्कर, अदरक, हलवाई की फीस, सफाई वाले की फीस, घर सजाने की माला और लाइट में पैसा लगाया था। घर सजाने के लिए केले पत्ते, दीवारों पे रंग तो मैंने कराया था। पंडित जी की फीस मैंने दी थी। मैंने फीस नहीं, दक्षिणा बोलते हैं उसको। पंडित को मेरी कार में लेकर आए थे, पेट्रोल का खर्च और रास्ते में उनको नाश्ता भी मैंने ही कराया था। वो भी जोड़ो हिसाब में। अरे रे, उनको दक्षिणा के अलावा दूध, चावल, अनाज तो मैंने ही दिया था पंडित जी को। कर दी ना छोटी बात। माँ के फोटो की बड़ी फ्रेम तो मैंने ही बनवाई थी अपने खर्चे पे। और उस पे जो बड़ी सी माला थी वो तो मैंने ही बनवाई थी, स्पेशल बनवाई थी। अरे वो तो फोटो से भी ज्यादा महंगी होगी। दोनों भाई चुप रहने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी पत्नियां भी चुपचाप खड़ी इस बात का इंतजार करती थी कि दोनों का गुस्सा शांत हो जाए। तभी नानू और शानू अमित और सुमित के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे शानू अंदर जाओ बेटा। नानू तुम भी अंदर जाओ। पापा, अंकल, हमने आपकी सारी बात सुन ली और ये भी सुन लिया कि किसने किस चीज में कितने पैसे दिए हैं। अमित अंकल, सुबह आपने नानू से मुझे चॉकलेट दिलवाई थी। हाँ बेटा दिलवाई थी। और चाहिए? ठीक है, कल दिलवा दूंगा। नहीं, और नहीं चाहिए। पापा, आपने कहा था कि हम भाई हैं, हमें चीजें शेयर करनी चाहिए। शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। हाँ कहा था बेटा। तो सुमित अंकल और आप भी तो भाई हो, आप क्यों शेयर नहीं करते? अमित और सुमित बच्चों की बात सुन के चुप थे, जबकि उनकी पत्नियां बच्चों की समझदारी भरी बातों से खुश थी। आपने कहा था मैं शानू को चॉकलेट दूंगा तो आप हैप्पी हैप्पी रहोगे। पापा, अगर आप भी सुमित अंकल से शेयर करोगे तो दादी जहाँ भी होगी हैप्पी हैप्पी रहेंगी ना? सब एकदम चुप थे। अमित और सुमित अपनी गलती समझ चुके थे। बच्चों ने अपने चॉकलेट्स अमित और सुमित को दिए और आपस में बांटने को कहा, और इस तरह 2 छोटे भाइयों ने 2 बड़े भाइयों में सुलह। सीधी सादी सी रोली की शादी सिड से तय होती है। शादी के बाद तुम नौकरी करना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना ठीक नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि मैं गृहिणी बनूंगी। हाँ, क्यों नहीं। गृहिणी बनना भी आसान नहीं है। एक सफल परिवार चलाना किसी देश को चलाने जितना ही कठिन है। रोली को सिड का साथ और बात दोनों अच्छी लगती है, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये क्या, सारा दिन किचन, कपड़े और 4 दीवारों के आगे पीछे घूमती रहती है। जा बाहर निकल कर देख, कितनी स्मार्ट लगती हैं वो औरतें जो नौकरी करती है। हाँ, अच्छी तो लगती है सासू माँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती। मेरा मन घर के कामों में ही लगता है। अरे मेरी बेटी तो कमाती है, अपने को फिट भी रखती है और सास को भी खूब शॉपिंग करवाती है।
अच्छी बात है ना सासू माँ, मैं तो जो है उसी में संतोष मान लेती हूँ। बरकत होनी होगी तो इसी में भी हो जाएगी। ये बोलकर रोली चली जाती है। एक दिन सास की सहेली घर आती है, जहां रोली उन्हें चाय के साथ कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। अरे वाह, तेरी बहू तो बहुत गुणी है, कितना सब बनाकर ले आई। मेरी वाली तो ऑफिस से आकर 2 रोटी ही सेक दे तो समझो एहसान कर दिया। अरे ऐसा ना बोल, तेरे घर में 2 कार, 4 मंजिला मकान, और तेरे लिए जो वो अपने पैसे से साड़ी लाती है वो भी तो कितनी कीमती होती है। अरे मेरी वाली तो बस सारा दिन इन्हीं 2 कमरों को ताजमहल बनाने में लगी रहती है। सहेली चली जाती है। कुछ समय बाद रोली को एक सुंदर सी बेटी होती है। अरे क्या सारा दिन उस बच्चे में लगी रहती है? माँ, मुझे ना 1 मिनट भी छोड़ने का मन नहीं करता। देखिए ना कितनी प्यारी है, मैं ना इस हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। अरे हाँ, हमने भी बच्चे पाले हैं, हम भी जानते हैं कि कितने प्यारे होते हैं, और अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन अचानक और रोली, एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान जल गई। ओह, अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। घर की पूरी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए कई साल लग जाएंगे, और वापस पहले जैसे होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। रोली कुछ सोचती है, फिर अपने 3 महीने के बच्चे को देखती है और कहती है, आप कहे तो मैं नौकरी शुरू कर दूं? मां मुन्नी को देख लेगी, फिर शाम को तो मैं घर आ ही जाऊंगी। सिड कुछ कहता उससे पहले ही उसकी सास वहां आ जाती है। अरे हाँ, अब भी तुझे नौकरी करने के लिए पूछना होगा। अरे घर पर इतनी बड़ी विपदा आ गई है, तू है कि बच्चे का मुंह देख रही है। अरे क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? फिर क्या था, सिड से पूछकर 3 महीने की बच्ची को रोली सास के पास छोड़कर चली जाती है। शाम को ऑफिस से आने पर अरे सारा दिन इसने तो चैन नहीं लेने दिया, बस गोदी में ले लेकर घूमती रही। हाथ दर्द हो रहा है। बहू को बहुत गिल्ट फील होता है, लेकिन जब वो घर की हालत दिखती है तो चुप रह जाती है। ऑफिस में सहेली कहती है, अरे रोली, तेरी तो बच्ची छोटी है ना, कैसे मैनेज करती है? कैसे मतलब? घर पर रहती है वो अपनी दादी के साथ। ओ यार, कितनी अच्छी है तेरी सास। मेरी सास को जब पता चला कि मैं नौकरी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, वो तो सीधे अमेरिका चली गई मेरी ननद के पास। अच्छा, फिर तू कैसे मैनेज करती है? अरे मैंने तो फुल टाइम मेड रख ली है। ओहो, वो तो बड़ी महंगी होगी ना? हाँ यार, लेकिन कमाई भी तो हो रही है ना। यार, मैं तो कभी अपना बच्चा इनके मम्मी पापा के पास ना छोड़ू। प्यार दुलार में खराब कर देते हैं ये दादा दादी बच्चे को। नहीं, मुझे अपनी सास पर पूरा विश्वास है। जो मेरे पति को इतनी अच्छी शिक्षा के साथ बड़ा कर सकती हैं, वो मेरी बच्ची को कभी नहीं बिगाड़ेगी। खैर, रोली की इस सोच से उलट पड़ोसियों के बीच हाथ में बच्ची पकड़े रोली की सास कहती है, अरे क्या बताऊं, सारा दिन बहू बाहर रहती है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे। अरे अपना जीवन तो कुछ रहा ही नहीं। अरे नहाने भी जाती हूं ना तो इसे साथ रखती हूं। कल को कहीं गिर गई या चोट लग गई तो बहू तो हमारी खाल उखाड़ लेगी ना। अरे ऐसा भी क्या डरना बहू से, नौकरी थोड़ी की है उसकी। अब क्या बताऊं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं आजकल की। चलो चलती हूं, सब्जी बनाने का वक्त हो गया है। बच्चे आएंगे तो खाना तो बना मिले। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है कि तभी रोली ऑफिस से घर पहुंचती है। बाहर पड़ोसियों को देखकर, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अरे बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तेरी किस्मत तो सबसे अच्छी है। क्या सास पाई है, मोती दान किए होंगे तूने। तेरा बच्चा भी देखती है, खाना भी बनाती है। बेचारी बहुत काम करती है तेरी सास। हाँ आंटी, सही बोल रही हैं आप। अब ऑफिस भी दूर है तो आने जाने में वक्त चला जाता है। खैर चलती हूँ। हाँ बेटा, जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। रोली घर आती है, जहां सास एक बार फिर छोटी सी मुन्नी की शरारतें गिनाने में लग जाती है। अरे आज तो इसकी वजह से मुझे 2 बार कपड़े बदलने पड़े। बार बार पानी गिरा दे रही थी। दोपहर में थोड़ा सोचा कि आराम कर लूं तो दूध के लिए रोने लगी। हाय, मैं तो परेशान ही हो गई। रोली को सास की बात अब कुछ अजीब लगती है, पर वो जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में जाकर रोटियां बनाने लगती है।
सारा महीना काम करने के बाद रोली को सैलरी मिलती है। वो पैसे लेकर सीधे सास के पास जाती है। माँ जी, ये मेरी सैलरी। आपने हर कदम में इस घर का साथ दिया। मैं नौकरी करने के पक्ष में नहीं थी। मैं तो अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहती थी। मैं थोड़े में भी खुशी थी। कभी मैंने आपको किचन में पैर नहीं रखने दिया था। घर की मुसीबत नहीं आती तो मैं कभी इन जिम्मेदारियों को आप पर पड़ने नहीं देती। अब सास समझ चुकी थी कि उसकी गलती कहाँ है। हाथ में पैसे देकर कहती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पति ने भी कभी पैसे हाथ में नहीं रखे, बेटे ने भी गल्ला संभाला, लेकिन तूने मुझे समझा। ये मेरा सम्मान है कि एक बहू होकर तूने पूरी सैलरी मेरे हाथ में रखी बेटा।